सभी मित्र बंधुओं को ज्योतिषी झा का प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मित्र बंधुगण, क्या यही ज्योतिष है? मेरी कलम से आलेख आप लोग पढ़ते रहते हैं। आज मैं चौथा भाग की चर्चा करना चाहता हूँ। मैं जब 10 वर्ष का हुआ तो मेरे जीवन में राहु की महादशा आई और राहु की महादशा 18 वर्ष थी। यद्यपि मैं बाल्यकाल में इन बातों को नहीं जानता था, जब धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ है तो अब मैं उस चीज़ को समझ पाता हूँ। इसलिए आज मैं अपनी जीवनी को दर्शाकर यह दर्शाना चाहता हूँ कि ज्योतिष की दुनिया सच है। अगर कहीं सही ज्योतिषी है तो सही ही बात आएगी, सही जन्म कुंडली नहीं है तो सही बात नहीं आएगी। मेरी जन्म कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और सप्तम भाव में राहु विद्यमान है, लग्न में केतु है, सूर्य मंगल के साथ केतु विराजमान है। राहु की महादशा आते ही ऐसा भयंकर उत्पात हुआ मेरे जीवन में जिसकी कल्पना आप हम नहीं कर सकते हैं। मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर में सुख समृद्धि आई। उसके बाद मेरे घर में जो है सारी संपदा जितनी थी परमात्मा की कृपा थी, सब कुछ मिला। किंतु जब राहु की दशा आई तो ऐसा हो गया, मान लीजिए कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम अंग्रेजी की शिक्षा से भटक करके संस्कृत की शिक्षा में गए। महर्षि महेश वेद विज्ञान विद्यापीठ, पातेपुर, जिला वैशाली। वहां पर हमने वेदों का अध्ययन किया, किंतु यह अवधि केवल 3 मासों की थी और पुनः गांव आ गए। इसी मध्य हमारे यहाँ हमारी दीदी की शादी होती है और पिताजी की दुकान की पूंजी चली जाती है, कुछ जमीन हमारी बिक जाती है। पिताजी अपने से ऊंचे घर में दीदी की शादी करी, इसलिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी जो पिताजी ने स्वीकार करी। पिताजी ने यह शर्त स्वीकार करी कि हम आपको ज़्यादा दहेज तो नहीं दे पाएंगे, किंतु दामाद को हम पढ़ाएंगे। इसलिए दामाद यानी हमारे जीजा हमारे घर पर रह करके पढ़ते थे। किंतु जब विवाह हुआ तो उस समय मैं था नहीं। विवाह होने के 1 माह उपरांत मैं पातेपुर जिला वैशाली से वापस पुनः झंझारपुर आया अपनी मातृभूमि पर। तब तक विवाह हो चुका था। हमारे यहाँ गौना 3 वर्षों के बाद होता है। जीजा जी मेरे घर पर रहते थे। हमारी जमीन कुछ बिक गई, कुछ जमीनें नदी में समा गई, पिताजी की दुकान समाप्त हो गई और हमारे घर में गरीबी की शुरुआत हो गई। चूँकि शादी में पहली शादी थी तो पिताजी ने खर्च भी किया और उनकी सोच थी बढ़िया घर में शादी हो, इसलिए उच्च घर में शादी करने का भावार्थ यही था, गरीब होना। कुछ प्रकृति की मार भी थी, किंतु मैं यह कहूँगा कि मेरी कुंडली में राहु की दशा थी, सो मुझे भोगना था। जब मैं वापस वहाँ से आया तो फिर शिक्षा का मार्ग मेरा अंग्रेजी का तो छूट ही चुका था। अब हम क्या करें? पिताजी चिंतित रहने लगे और उन्होंने एक विद्यालय जिला मधुबनी में महरेल ग्राम है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर वहाँ पर एक लक्ष्मीवती विद्यालय था। उस विद्यालय में मेरा नामांकन प्रथमा में हुआ। यह 1982 की बात है और पिताजी उस समय दुकान करते थे, जैसे तैसे करते थे, पूंजी नहीं थी, किसी प्रकार से करते थे। उस विद्यालय से मैंने प्रथमा पास की। समय आ गया 1983, मैं 13 वर्ष का हो चुका था। पिताजी चाहते थे मेरा पुत्र पढ़े, चूंकि उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण नहीं की, इसलिए वो चाहते थे मेरा पुत्र शिक्षाविद हो। उन्होंने अथक प्रयास किया। जब मैं 13 वर्ष का था और प्रथमा पढ़ रहा था तो पिताजी जहाँ पर दुकान करते थे, गंधराइन एक गांव है, वहाँ से मेरे गांव की दूरी 3 कोस यानी 9-10 किलोमीटर की दूरी है। रोज मैं जाता था, खाना लेकर आता था। 18 किलोमीटर मुझे रोज साइकिल से सफ़र करना होता था। मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे वेद आते थे
तो मेरे गुरुजी सब प्रसन्न रहते थे। मेरे जो भी अध्यापक रहते थे सब मेरे कायल होते थे, क्योंकि उस समय मुझे अपने घर से तो कोई शिक्षा नहीं मिलती थी। मुझे कोई यह बताने वाला तो नहीं था कि तू शुद्ध पढ़ रहा है या अशुद्ध पढ़ रहा है, पर जो भी पढ़ता था सुनकर सभी प्रसन्न रहते थे कि बढ़िया पढ़ता है। इसी बीच एक लगमा, दरभंगा जिला में लगमा गांव है, श्री जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहां पर गुरुकुल चलता था। यह 1983 की बात है। पिताजी चाहते थे कि हमारा पुत्र कहीं पढ़े। एक व्यक्ति, पिताजी के जानने वाले, उन्होंने संपर्क कराया और महाराज जी से मेरी मुलाकात कराई। जब मैं महाराज जी के पास गया तो उन्होंने कहा, कुछ जानते हो? मैंने कहा हाँ, 2-3 अध्याय मुझे वेद आते थे, मैंने उन्हें सुनाया। संध्या गायत्री आती थी। वो प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे पिता से कहा मेरे आश्रम में ले आना। मेरे पिताजी मुझे आश्रम में ले गए। मेरे पिता को यह पता था कि वहां पर किसी प्रकार का अभाव नहीं है, किंतु जब मैं आश्रम गया तो 2 धोती थी, एक थैला था, एक लोटा, एक थाली थी। बस यही पिता से मिला था और आश्रम में पिता छोड़कर आ गए। पिता के आने के बाद उस आश्रम में सर्वप्रथम मुझे भिक्षा मांगने का कार्य मिला, और जिस मित्र के साथ मैं भिक्षाटन के लिए गांव लगमा में गया तो प्रथम घर मेरी मौसी का था, जिनको मैं नहीं जानता था पर वो मुझको जानती थी। लाल धोती में था, मैं मित्र के साथ था। भिक्षाटन कैसे किया जाता है इसलिए एक साथी मिलता था। साथी का नाम था आशु ठाकुर, दरभंगा जिला का रहने वाला। वो उनके साथ जब मैं गया तो मौसी के आंगन जाने पर उन्होंने कहा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मेरे मित्र ने कहा, साथी ने कहा कि यह झंझारपुर कन्हौली के रहने वाले हैं। फिर उन्होंने मेरे पिता का नाम पूछा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ चचेरी। फिर उन्होंने मुझे नाश्ता भी कराया और प्रचुर मात्रा में भिक्षाटन दिया। उनको लेकर मैं घर आया। दूसरी जगह मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, किंतु यह प्रथम दिवस मरने जैसा था कि जो है भिक्षा मांगना और अपनों के यहाँ मांगना मरने जैसा होता है। परंतु इसे स्वीकार किया और आश्रम में इसी प्रकार से मैं नित्य प्रति भिक्षाटन करने लगा। जो भी भिक्षाटन के द्वारा आता था वही लोग ग्रहण करते थे। 1983 में इसी लगमा आश्रम में मेरा नामांकन हुआ। कुछ दिनों तक दाल और सब्जी मांगने का काम था। इसके बाद लकड़ी का काम मिला, लकड़ी मांगने का। 2 साथी जाते थे। लगमा गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, सभी गांवों के प्रत्येक घरों से मैं ऐसे परिचित हुआ जैसे मानो मैं अपने गांव से हूं, क्योंकि भिक्षाटन करने की वजह से प्रत्येक घर तक जाता था और मांग कर लाता था। उस आश्रम में 2 टाइम का भोजन मिलता था। दोपहर 12 बजे भगवान को भोग लगता था, भोजन मिलता था। रात्रि के समय 9 बजे भोग लगता था, मिलता था। बाल्यकाल होने के कारण और जिस घर से मैं गया था वहां पर कोई ऐसी नियमावली थी नहीं, न मुझे ऐसी कोई संगति मिली थी, न किसी ने कुछ बताया था। इसलिए मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि मैं शाम को जल्दी सो जाया करता था, किंतु उस आश्रम में आरती होती थी तब भोग लगता था। रात को 9 बजते थे, ठंड का मौसम होता था, ग्रामीण इलाका था। मैं यह सोचता था कि थोड़ी देर में उठकर चला जाऊंगा। फिर जब मैं खाने के लिए जाता था तब तक सब खाकर आ जाते थे। जब मेरी आंख खुलती थी समय होता था 11-12 रात का, और जब मैं जाता था तो रसोई घर बंद हो जाता था। कई रात मुझे ऐसे भूखे सोना पड़ता था। मेरे माता पिता कभी नाश्ता जलपान या कुछ पैसे मेरे हाथों में नहीं दिए, शायद इतनी गरीबी थी। जब मैं कुछ बच्चों को नाश्ता करते हुए देखता था तो मैं ललचा जाता था और अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यहीन समझता था। कई ऐसे मित्र थे जिनके माता पिता नाश्ता लेकर अपने अपने बच्चों के लिए आते थे, कुछ दक्षिणा भी देते थे, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन था कि मेरे नसीब में ऐसा नहीं था। इसी प्रकार से दिन गुजरता रहा। उसके बाद
सरकार ने एक दिन कहा अब तुम्हें खाना बनाना है। मैंने कहा सरकार मैं खाना नहीं बना सकता। बोले तुम्हारे पिता ने फीस नहीं जमा की है 500 रुपये, इसलिए तुम्हें सबका खाना बनाना पड़ेगा। 50 लोगों का खाना दिन और 50 लोगों का खाना रात को बनाता था। यह इतनी दुखदाई समय था। अगर मैं पिता के पास जाता था तो पिता कहते थे कोई बात नहीं, क्योंकि घर की दयनीय स्थिति थी। मेरे पास समझौता के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैं खाना बनाता था, फिर पढ़ता कब? रात को 11-12 बजे। इसमें भी एक बहुत बड़ी दुखदाई वाली बात थी। जब खाना बनाकर सरकार को दूध पिलाना होता था, जब दूध लेकर मैं सरकार के पास जाता था तो सरकार कहते थे दूध गर्म है, पैर दबाओ। पैर दबाते दबाते दूध ठंडा हो जाता था, फिर सरकार दूध नहीं पीते थे, फिर कहते थे गर्म करके लाओ। यह इतनी दुखदाई घटना थी। शायद जीवन में 13 वर्ष का बालक, उसके लिए कितनी कठिन बात हो सकती है। इस प्रकार से बीते। हम पढ़ते थे दिन रात, तो हमारा खाना बनाने में समय कट जाता था। रात को हमें जो भी मिलता था वो उसी तरीके से पढ़ता था और इसी तरीके से समय कटता गया। मैं आगे की घटना की चर्चा आगे करूंगा। तब तक के लिए मैं विराम देता हूं। जयराम जी की नमस्कार।